सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत टॉपिक है। प्रक्षेप गति दो प्रकार का है, एक है क्षैतिज प्रक्षेप जिसको आज हम पढ़ेंगे और एक है तिर्यक प्रक्षेप जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। देखिए कि जब भी किसी वस्तु को, जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान आपका यहां पे होना चाहिए कि जब भी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, आपको छोड़ना है, फेंकना नहीं है। जब भी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो क्या होगा बच्चा? तो वह वस्तु इस ऊर्ध्वाधर रेखा में गति करती हुई पृथ्वी की सतह पर आकर गिरेगी, और पृथ्वी की सतह पर आकर जिस बिंदु पर गिरेगी और उसे जिस बिंदु से छोड़ा गया है, ये दोनों एक ही रेखा में होंगे। यानी ये कौन सा गति है बच्चा? ये सरल रेखा में गति है। ये है सरल रेखा में गति। इसे कौन सी गति का नाम दिया था हमने? इसे पढ़ा है हमने चैप्टर 3 में, इसको पढ़ा है। ये है गुरुत्व के अधीन गति। लेकिन इसे गुरुत्व के अधीन गति क्यों कहते हैं बच्चे? गुरुत्व के अधीन गति, देखिए जब भी किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो वह ऊर्ध्वाधर नीचे गिरेगा और उसका वेग निरंतर बढ़ता है। लेकिन वेग बढ़ क्यों रहा है? बिना बल लगाए तो वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका वेग बढ़ रहा है। आपको पता है उसका वेग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही उसके वेग को बढ़ा रहा है। यानी कि उस पिंड में, उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम इसे नाम देते हैं गुरुत्वीय त्वरण का। तो यहाँ पे पिंड की जो भी गति है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है, मात्र और मात्र। यहाँ पे जो भी गति है वो केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है, इसलिए इसे हमने नाम दिया गुरुत्व के अधीन गति। लेकिन ये कौन सी गति है? क्या ये त्रिविमीय गति है क्योंकि आकाश में गति हो रहा है? क्या ये द्विविमीय गति है? नहीं, ये एक विमीय गति है, क्योंकि आपके पिंड ने केवल और केवल एक सरल रेखा में गति करी है। इसको आपको समझना है। और इसी का एक दूसरा पहलू भी देखिए, पहलू भी देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो वस्तु है अभी फिलहाल कहाँ पे है? अभी फिलहाल हूं मैं किसी और का, अरे नहीं, चलिए मान लीजिए कि आपका वस्तु ये रहा पृथ्वी की सतह पर, और अब आप इस वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना है तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, अपने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा और वापस उसी बिंदु पर आकर नीचे गिरेगा। ये कौन सी गति है? ये भी गुरुत्व के अधीन गति है। ये भी गुरुत्व के अधीन गति है बच्चे, गुरुत्व के अधीन गति है ये भी। लेकिन यहां पर दो पहलू हैं। जब आपका पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, तो यहां पर गति जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो गति त्वरण के विपरीत है। तो यहां पर हम लोग -g लेते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि ऊपर की गति के लिए हम लोग -g लेंगे। और जब वो पिंड अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद नीचे की ओर आ रहा है, उस कंडीशन में त्वरण और गति दोनों एक ही दिशा में है, तो इसमें हम लोग +g लेते हैं। और ये दोनों ही दोनों कौन से गति हैं? गुरुत्व के अधीन गति हैं, सरल रेखा में गति हैं, ये एक विमीय गति है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं? इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा परिवर्तन। मान लीजिए अभी भी मैं उसी ऊंचाई पर हूं, मैं अभी भी जिंदगी के उसी ऊंचाइयों पर हूं जिस ऊंचाइयों को मैंने कभी पाया ही नहीं। चलिए मान लेते हैं, पा जाएंगे। अरे पा ही लेंगे मंजिल, आखिर राहों की मोहताज नहीं। पा ही लेंगे मंजिल, आखिर राहों की मोहताज नहीं। साथ हो उम्मीदों का तो कल होगा वही जो आज नहीं। उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरी वस्तु हो गई, किसी ऊंचाई पर स्थित है, मैं उसे अब छोड़ नहीं रहा, मैं इसे इस क्षैतिज दिशा में फेंक रहा हूं किसी प्रारंभिक वेग u से।
तो क्या ये पिंड ऐसे ही सीधा अनंत काल तक चलता रहेगा? नहीं बच्चा, हर उड़ने वाली वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो ये क्या करेगी, उसको कुछ इस प्रकार गति करवा के पृथ्वी की सतह पर, ऐसा ही होगा कुछ। ये तो अनुभव किया होगा आपने, ये तो आप एक्सपेरिमेंट करके अभी देख सकते हो, फेंक के देख लो अपने मोबाइल को। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं फेंकना है, मोबाइल नहीं फेंकना, मोबाइल फेंक दोगे फिर पढ़ोगे कैसे? ठीक है। तो जब आप किसी भी वस्तु को ऐसे क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं किसी प्रारंभिक वेग से, तो वस्तु पृथ्वी की सतह पर किसी अन्य बिंदु पर आकर गिरती है। ये है प्रक्षेप्य गति। और ये कौन सा प्रक्षेप्य है बच्चा? ये है क्षैतिज प्रक्षेप्य। ये है क्षैतिज प्रक्षेप्य। और अगर क्या हो कि मान लीजिए कि हमारी वस्तु कहाँ पर है, पृथ्वी की सतह पर है, और अब हम उसे ऊर्ध्वाधर ना फेंक के ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी और दिशा में फेंकें। चलो मान लिया हमने उसे फेंक दिया यू वेग से कुछ इस प्रकार, तो ये आपका पिंड कैसे गति करेगा? कुछ इस प्रकार गति करता हुआ पृथ्वी की सतह के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिरेगा। और ये भी प्रक्षेप्य गति है। ये कौन सा प्रक्षेप्य बच्चा? ये तिर्यक प्रक्षेप्य है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर तो इसके नाम है, ये जिंदगी तो हमने इसके नाम करी। हम मिलेंगे तुम्हें किसी और जन्म में, अगला जन्म इसी के लिए है। तो देखो बच्चा, क्षैतिज प्रक्षेप्य और तिर्यक प्रक्षेप्य, क्या इन दोनों उदाहरणों से जो आपको बताया गया है, क्या आप प्रक्षेप्य गति को परिभाषित कर पाएंगे? क्या प्रक्षेप्य गति आपको समझ में आया? नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने भी समझाया नहीं, शायद नहीं समझाया, लेकिन आपको आना चाहिए, अर्थ निकालना आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिशा में फेंकेंगे किसी प्रारंभिक वेग से, ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना, ऊर्ध्वाधर फेंकोगे तब तो वहीं आके वापस गिरेगा, और ये कौन सी गति होगी? सरल रेखा में गति होगी। ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिशा में फेंकिए, किसी प्रारंभिक वेग से फेंकिए, तो आपका जो वस्तु है, जो आपका पिंड है, वो ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ, कौन से तल में? ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल प्लेन। ओके, ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ, और किसके अधीन गति कर रहा है? इस कंडीशन में भी उस पिंड पर, उस वस्तु पर केवल एक ही त्वरण काम कर रहा है, वो है गुरुत्वीय त्वरण। गति के हर एक बिंदु पर उस पर केवल एक त्वरण काम कर रहा है, स्मॉल जी। तो यहां पर भी पिंड केवल और केवल किसके अधीन गति कर रहा है बच्चा? यहां पे भी पिंड केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ही गति कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोण पर फेंकेंगे, अन्य दिशा में फेंकेंगे, तो उस ऊर्ध्वाधर समतल में गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिरेगा, और इसे ही हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। परिभाषित आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु के गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ जमीन यानी पृथ्वी, जमीन के किसी अन्य बिंदु पर आ गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। ऊर्ध्वाधर मत फेंको, बाकी किसी भी दिशा में फेंक दो, तो क्या होगा? वो ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिरेगा, और ये गति कौन सी गति होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। जिस वस्तु को फेंका जाएगा उसे कहा जाता है प्रक्षेप्य, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस वस्तु को आप फेंकेंगे उसे आप कहेंगे प्रोजेक्टाइल। और प्रक्षेप जिस रास्ते से होकर जाएगा, प्रक्षेप का जो रास्ता है उसे हम कहेंगे प्रक्षेप का पथ। क्या कहेंगे बच्चा? उसे कहेंगे प्रक्षेप का पथ, और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, ओके, प्रक्षेप के पथ को हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। और हम सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ हमेशा परवलयाकार होता है। परवलयाकार हमेशा कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। बड़े वाले बच्चों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे इसको बढ़िया से मैथ्स में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, इलिप्स क्या है, ये सब सारी चीज़ों को पढ़नी है।
लेकिन आपको काम भर के यहां बता दिया जाएगा कि भाई परवलयाकार क्या होता है। ओके, क्या होता है पैराबोलिक। तो क्या क्या चीजें हैं बच्चा, जिस वस्तु को आप फेंकेंगे उसे आप कहेंगे प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप जिस रास्ते से होकर गुजरेगा उस रास्ते को नाम देंगे प्रक्षेप का पथ, ट्रेजेक्टरी कहेंगे अंग्रेजी में, और वो हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार होगा। उदाहरण देखिए, देखिए ये एक फुटबॉल है और जब आप इस फुटबॉल को किक करेंगे बच्चा, तो क्या ये फुटबॉल को इस प्रकार से गति निकलती है? तो ये कौन सी गति है? ये प्रक्षेप गति है। ये इस ऊर्ध्वाधर समतल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरता है, यह प्रक्षेप गति है। मान लीजिए कि आप तोप चला रहे हैं, ओके, ये रहा तोप, और दुश्मन सेना को आप भस्म कर लेना चाहते हैं। आप गोला बारूद गोला उस पर बरसाए जा रहे हैं, तो यहां से जो बारूद निकलेगा तो इस प्रकार से जाएगा। ये गति भी किस प्रकार की गति है? ये भी प्रक्षेप गति है। ये दोनों ही तिर्यक प्रक्षेप हो गए। मान लीजिए कि आप फाइटर पायलट है भाई, आप क्या हैं? आप फाइटर पायलट हैं, और ये चलो हम एक प्लेन बना लेते हैं, ये रहा हमारा फाइटर प्लेन। तो जब आप दुश्मन की सेना पर बमबार्डिंग करेंगे, बम गिराएंगे, चलिए आप बम गिरा रहे हैं यहां से, तो क्या ये बम वहीं गिर जाएगा? नहीं बच्चा, अगर आप यू वेग से चल रहे हो तो आपका बम भी आपके साथ यू वेग से चल रहा है। ओके, और जब आप यहां पे ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वाकई गिरेगा। इसीलिए ये नहीं कि यहां पर ड्रॉप किया, यहां से आपने ड्रॉप किया तो वहीं गिर जाएगा, ये कुछ इस प्रकार के पथ को फॉलो करेगा। तो ये सब उदाहरण हैं प्रक्षेप गति के। चलिए बात करते हैं कि प्रक्षेप गति को कैसे पढ़ना होता है। प्रक्षेप गति को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या प्रक्षेप गति एक त्रिविमीय गति है? नहीं, प्रक्षेप गति कैसा गति है? एक समतल में गति है, समतल में गति है। हाँ, बस बात ये है कि यहां पर जो समतल है वो कैसा है? ऊर्ध्वाधर समतल है। तो ये समतल में गति है, यानी कि ये एक द्विविमीय गति है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है बच्चे। ओके, और जब आप प्रक्षेप गति को पढ़ेंगे, यानी इस द्विविमीय गति को पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग दो एक विमीय गति में वियोजित कर लेंगे। हम जब अध्ययन करेंगे प्रक्षेप गति को, तो प्रक्षेप गति को हम लोग दो एक विमीय गतियों में विभाजित कर लेंगे। देखो कौन कौन सा, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मान लीजिए यू वेग से फेंका किसी भी वस्तु को, तो आपका जो वस्तु है कुछ इस प्रकार से आके गिरेगा। ये एक समतल में गति हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार की गतियां हो रही हैं। एक ये क्षैतिज गति, कौन सी गति है? ये क्षैतिज गति है बच्चे। एक क्षैतिज गति देखने को मिलेगा, और एक आपको देखने को मिलेगा कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। एक हो गया क्षैतिज गति और एक हो गया ऊर्ध्वाधर गति। तो हमने इस द्विविमीय गति को दो घटकों में वियोजित कर लिया। कौन कौन से घटकों में बच्चे? एक क्षैतिज गति में, और एक हम वियोजित कर लेंगे इसको ऊर्ध्वाधर गति में। ओके, यानी कि हम प्रक्षेप गति को दो भागों में पढ़ लेंगे, एक क्षैतिज गति और एक उसका ऊर्ध्वाधर गति। अब जरा क्षैतिज गति पे ध्यान दीजिए, और जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी उसको जरा आप याद रखिएगा कि क्षैतिज गति में जब गति हो रही है तो बच्चा याद रखिए यहां पे त्वरण क्या है? क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। त्वरण क्या है बच्चा? त्वरण शून्य है। एक काम करता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं, ax = 0। क्षैतिज गति के लिए त्वरण क्या है? क्षैतिज दिशा में क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा तो कोई त्वरण नहीं है। क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, क्षैतिज दिशा का त्वरण शून्य है, यानी ये कौन सी गति है? क्षैतिज दिशा में जो गति हो रही है वो एक समान गति हम लेंगे। हम बताएंगे अभी किन परिस्थितियों में वो एक समान गति रहेगा। परिस्थितियां रहेंगी, यहां पर कंडीशंस हैं। यहां पर ax = 0, x की दिशा में क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, यानी ये एक समान गति है। क्षैतिज गति एक समान गति। लेकिन जब आप बात करेंगे ऊर्ध्वाधर गति की, तो यहां पे ay = g है। यहां पे हम नीचे के लिए ले रहे हैं तो प्लस लेंगे,
तो ए वाई इक्वल टू जी हो जाएगा। यानी ये कौन सी गति है बच्चे, ये गुरुत्व के अधीन गति है, ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्व के अधीन गति है। और जी जो है इसे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, यानी ये गति कैसी गति कहलाएगी, एक समान त्वरित गति कहलाएगी, एक समान त्वरित गति। ओके, तो जब आप प्रक्षेप गति की बात कर रहे हो तो इसको दो घटकों में विभाजित कर लीजिए, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। और याद रखिए ये दोनों ही गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आप क्षैतिज गति को अलग लेके चलिए, ऊर्ध्वाधर गति को अलग लेकर चलिए, आप बिल्कुल भी इन दोनों का मेल मिलाप करवाने की कोशिश मत करिए। ये दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये एक समान गति है और ये है एक समान त्वरित गति, और यहाँ का त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। और देखिए हम क्या चीजें यहाँ पे मान के चल रहे हैं, जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, हमने क्या क्या चीजें कल्पना करके चली हैं। देखिए हम पहले तो ये मान रहे हैं कि वायु का प्रतिरोध नगण्य है। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इन कंडीशंस में करेंगे कि वायु का प्रतिरोध क्या है बच्चे, वायु का प्रतिरोध नगण्य है। एयर रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे, और हम क्या जी को नियत लेकर चल रहे हैं। नियत, जी को नियत, जी नियत माना है। चलिए ऐसे लिख देते हैं, जी को नियत माना है, जी को कांस्टेंट माना है। एक्चुअली में जब आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, वहां पे आपको पता चलेगा कि जी नियत नहीं होता है, जी के मान में वेरिएशन देखने को मिलता है, जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो भी गति हो रही है वो पृथ्वी की सतह के आसपास है, वहाँ के लिए हम जी को क्या रख सकते हैं, नियत रख सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। वायु का प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन जब आप एयर रेजिस्टेंस को लोगे, जो कि होता ही है कम और ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस तो आपको देखने को मिलेगा। वास्तविक अगर आप वास्तविकता की बात करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस तो है ही है। तो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या है, हमारी कल्पना क्या है कि भाई वायु का कोई प्रतिरोध नहीं है और जी नियत है। तो हम जो भी हमारे जो भी फॉर्मूले आएंगे इन कंडीशंस के लिए आएंगे। चलिए, और अब हम आते हैं अपने क्षैतिज प्रक्षेप पर, और उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले तो हम उसका डायग्राम ही बना लें बच्चा। चलिए, ये रहा ऊर्ध्वाधर, ओके, और ये रहा क्षैतिज, ओके, ठीक है। कलर लेना है, ले लो ग्रीन, ले लो इसको ब्लू, अच्छा दोनों ब्लू ही ले लिया है। और चलो मान लेते हैं, चलो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने कि हमने u वेग से फेंका, क्षैतिज दिशा में हमने उसे u वेग से फेंका है। हम जहां से फेंक रहे हैं ना, हम उसी को मूल बिंदु ले लेते हैं, और इधर इसको ले लेते हैं OX, अच्छे से बनो ना भाई, OX ले लेते हैं, और ये जो है इसको हम क्या ले लेते हैं, OY ले लेते हैं। ये हो गया क्षैतिज दिशा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर दिशा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में आखिरी में आपको आना कहाँ है, आपको आना है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, ओके। तो ये पृथ्वी की सतह पर आ गए हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है ये ऊंचाई h है। यहां से पृथ्वी की सतह से जहां से हम वस्तु को फेंक रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई h है। हमने u वेग से फेंका है, तो देखो बच्चा, जब आप उसको फेंकोगे u वेग से तो आपको मालूम है कि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होता, यानी ax 0 है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भी त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ये चीजें आपको पता है, पीछे अभी आपको बताई गई है। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भी त्वरण है वो कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और यहाँ पे आप वस्तु को प्रारंभिक कैसे फेंके हो, क्षैतिज दिशा में फेंके हो, यानी कि ux इसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल हो जाएगा, लेकिन uy कितना होगा, 0 होगा। अब ये ux क्या है, uy क्या है, अरे आसान है। ux क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग है, uy ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग है,
और जब आप उसको प्रारंभिक अवस्था में फेंक रहे हो तो कैसे फेंक रहे हो, आप उसे क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हो। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का कोई घटक नहीं है, यू वाई 0, यू एक्स यू के इक्वल ही हो जाएगा। और अब यहां पर ये कैसे आने वाला है, ये कुछ इस प्रकार से नीचे आने वाला है, ऐसे ही गति देखने को मिलेगी आपको। चलो मान लेते हैं कि टी समय के पश्चात, माना टी समय पर या टी क्षण पर कण या जो भी आपका पार्टिकल है, जो भी आपका वस्तु है, बिंदु P पर है, बिंदु P पर है। तो P का मैं कोऑर्डिनेट भी लिख दूं कि XY, P का कोऑर्डिनेट है XY। तो अब बिंदु P अपनी स्वेच्छा से कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कण यहाँ पे है, ये बिंदु P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं XY। इसका मतलब ये है कि T समय में जो आपका कण है वो X दिशा में स्मॉल x दूरी तय कर चुका है, और Y दिशा में यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में वो स्मॉल y दूरी तय कर चुका है। दो गति हो गई, ये क्षैतिज गति और ये ऊर्ध्वाधर गति। तो अब हम इस गति को, प्रक्षेप गति को दो घटकों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं क्षैतिज गति। कौन सी गति बच्चे? क्षैतिज गति की बात करते हैं। ओके, क्षैतिज गति के लिए देख लीजिए भैया, ax तो 0 है, क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, और ux कितना है बच्चा? ux तो u के इक्वल ही है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लगाते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से हम अभी किसके लिए लगाएंगे? अभी हम क्षैतिज गति के लिए लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण। लगाएंगे हम लोग गति का द्वितीय समीकरण ही, लेकिन किसके लिए लगाएंगे? क्षैतिज गति के लिए लगाएंगे। और समीकरण आपको मालूम है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यही है गति का द्वितीय समीकरण। लेकिन लगाना किसके लिए है? x की दिशा के लिए लगाना है। तो x की दिशा का विस्थापन x है, प्रारंभिक वेग ux हो जाएगा, 1/2 ax टी स्क्वायर हो जाएगा, ax 0 है, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो x इक्वल टू ux कितना है? ux u के इक्वल है, इंटू टी हो गया। यहाँ से t का मान निकाल लीजिए, आपको x/u मिल गया। t इक्वल टू मिल गया x/u, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से हो गया है। पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हमने बात करी है क्षैतिज गति के लिए। तो क्षैतिज गति के लिए आप लगाइए गति का द्वितीय समीकरण, t का मान निकाल लीजिए। t इक्वल टू आ गया x/u, समीकरण nंबर 1 दे दिया है। और अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति के लिए, देखा जाए ay कितना है? g है, uy देखा जाए तो 0 है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। लगाइए गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा? देखो समीकरण तो वही रहेगा ना, समीकरण तो वही रहेगा, at स्क्वायर। बस लगाना किसके लिए है? y के लिए लगाना है। तो y की दिशा का विस्थापन y है, प्रारंभिक वेग uy लीजिए, त्वरण ay लीजिए, वैल्यू पुट करिए, uy 0 है, 0.t प्लस 1/2 ay कितना है? ayg है, gt स्क्वायर। सो y इक्वल टू आपको मिल गया 1/2 gt स्क्वायर। और अब आप समीकरण 1 से t का मान रख दीजिए, तो y इक्वल टू आ गया 1/2 gx/u का स्क्वायर। और अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, 1/2 g/u स्क्वायर x स्क्वायर। ये चीज़ नियत है, 1/2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, प्रारंभिक वेग भी कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम लोग k मान लें तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, जहाँ पे k कितना आ गया? 1/2 g/u स्क्वायर। तो आपको मिल गया y इक्वल टू kx स्क्वायर। और ये किसका समीकरण है? यह एक परवलय का समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है।
ओके बच्चा, याद रखिए आप कि ऐसा जो समीकरण होता है किसका होता है, ये एक परवलय का समीकरण है, यानी कि अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, हमेशा परवलयाकार होता है। सबसे पहले आपको यही सिद्ध करने बोलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये हो गया पहला मिशन हमारा पास। हमने सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेप का पथ कैसा है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। प्रक्षेप का पथ कैसा बच्चा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। सबसे पहले आपको यही सिद्ध करना है। जब आप तिर्यक प्रक्षेप पढ़ेंगे वहां भी पहले आपको यही सिद्ध करना है। और चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग निकालेंगे उड्डयन काल। उड्डयन काल जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। FLIGST। तो पहले समझिए कि क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए, जब आपने इस वस्तु को यानी इस ओ से फेंका और कुछ समय के पश्चात, जो भी समय है उस समय के पश्चात ये कहां पहुंचेगा, कुछ समय के पश्चात ये पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा। तो फेंके जाने से लेकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने का जो समय अंतराल है, फेंके जाने से लेकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने तक का जो समय अंतराल है, उसे ही हम कहते हैं उड्डयन काल। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रक्षेप्य को फेंके जाने से लेकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के समय अंतराल को उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल कहते हैं। ओके बच्चा, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। फेंके जाने से लेकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक का जो समय अंतराल है, उसे ही हम कहते हैं उड्डयन काल। और अब आप जरा ध्यान दीजिए, जब आपने फेंका और जब वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचा, उसके बीच में वो कहां में था, उसके बीच में वो हवा में था। तो आप उड्डयन काल को कुछ इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जितने समय तक आपका प्रक्षेप है, यानी कि जिस वस्तु को आपने फेंका है, आपका प्रक्षेप है, यानी कि प्रक्षेप आपका हो या मेरा हो, है तो प्रक्षेप है ना। तो प्रक्षेप जितनी देर तक हवा में रहता है, उसे कहते हैं उड्डयन काल। और अब इसका फॉर्मूला निकालना है, जरा देखिएगा। ओके, ठीक है। और ये रहा आपका पृथ्वी का सतह, और ये पहुंच गया वो कहां पर, पृथ्वी की सतह पे पहुंच गया, ये यहां पर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, बच्चे इस गति पे, इस पिंक वाले लाइन पर उनका फोकस रहता है कि ये ऐसी कुछ गति हुई है, लेकिन आपने इस गति को दो घटकों में बांट लिया है बच्चा। यहां से यहां तक के जो पहुंचने का समय है, ऑब्वियस सी बात है, ये उड्डयन काल है, इसी को आपने उड्डयन काल बोला है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि उड़ने के समय में ही वो यहां से यहां भी पहुंचा है, उड़ने समय में ही ये उसने ये ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करी है जो h ऊंचाई का है, और उड़ने समय में ही वो यहां से इतने दूर इधर आगे भी गया है। इसको हम कैपिटल R का नाम दे देते हैं, इसको हम कहेंगे क्षैतिज परास। आगे हम इसी की बात करेंगे। तो आपको जब उड्डयन काल निकालना होगा तो जरा ध्यान दीजिए, आप इस पथ पर फोकस मत रहिए। आपका जो प्रक्षेप है इस रास्ते से होकर यहाँ पहुंचा है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय अंतराल है उसे ही आप कैपिटल टी कहते हैं। लेकिन उसी कैपिटल टी में दो चीजें हुई हैं। उसी कैपिटल टी में आपका जो पिंड है, जो प्रक्षेप है, यहाँ से यहाँ तक का भी सफर तय किया है, और उसी समय अंतराल में आपका पिंड यहाँ से आगे कितना दूरी निकला है, आगे कैपिटल आर दूरी निकला है, जिसे आप क्षैतिज परास का नाम देते हैं। ओके, तो आपको अगर कैपिटल टी निकालना है तो आप निकाल लीजिए ना कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है।
इस कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच है, इस स्मॉल एच को तय करने में जितना समय लगा होगा, उड़ने ही समय में वो यहां से यहां भी पहुंचा होगा, उड़ने समय में वो यहां से यहां भी पहुंचा होगा। आपको बताया गया है ना कि जब आप प्रक्षेप्य गति की बात करते हैं, प्रक्षेप्य गति को आप दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, एक क्षैतिज गति, एक ऊर्ध्वाधर गति। तो ये है आपका प्रक्षेप्य गति, जो इस प्रकार से ऐसा कुछ हुआ है। तो आप इस पे फोकस मत रहिए, आप इसकी बात करिए, ये क्षैतिज गति है, आप इसकी बात करिए, ये ऊर्ध्वाधर गति है। समय वही रहेगा, समय वही रहेगा। जितने समय में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, उतने समय में ही उसने क्षैतिज दिशा में ये वाली दूरी तय करी है, और उतने समय में ही उसने ऊर्ध्वाधर दिशा में ये दूरी तय करी है। तो मुझे h मालूम है ना, तो मैं ऊर्ध्वाधर गति को लेके चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, h = u/t प्लस 1/2। पहले आप गति का द्वितीय समीकरण लिख लीजिए, h = ut प्लस हाफ at² होता है, यही गति का द्वितीय समीकरण। जब ये s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, जब ये s क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, इसको आप uy लिखेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, सही है, प्लस 1/2 ay हो जाएगा, ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ये h ऊंचाई को तय करने में जितना समय लगा है वही तो कैपिटल T है। h uy कितना है बच्चा, uy तो 0 है, तो 1/2 ay कितना है, स्मॉल g है, t² आ जाएगा। तो यहां से कैपिटल T = आ जाएगा √2h/g। तो ये है उड्डयन काल क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए। जब आप तिर्यक प्रक्षेप्य की बात करेंगे वहां पे फॉर्मूला कुछ और मिलेगा। ये क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए है कैपिटल T = 2h/g, √2h/g। इसी समय में क्या क्या चीजें होनी देखिए, इस कैपिटल T में ही ये वाली ऊंचाई तय करी गई है, इस कैपिटल T में ही ये वाली क्षैतिज दूरी तय करी गई है, इस कैपिटल T में ही आपका जो पिंड है, आपका जो वस्तु है, आपका जो प्रक्षेप्य है, कहां से कहां पहुंचा है बच्चे, यहां से यहां पहुंचा है। इसलिए तो आप प्रक्षेप्य गति कर रहे हैं इसको, इसलिए तो आप इसे इसलिए तो आप इसे क्या कह रहे हैं, उड्डयन काल कह रहे हैं। तो ये है उड्डयन काल, कैपिटल T = √2h/g, कैपिटल T = √2h/g। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास क्या होता है बच्चा, क्षैतिज परास बहुत आसान है, इसको कहेंगे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, कैपिटल R से दिखाएंगे। ओके, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, आपने फेंका u वेग से, ये कुछ आके ऐसा पृथ्वी की सतह पर गिरा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी तय किया, ऊर्ध्वाधर दिशा में ये h ऊंचाई तय किया, और ये h ऊंचाई तय करने में कितना समय लगा, कैपिटल T समय लगा। अब देखिए क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो जितनी दूर जाके गिरा है, यानी कि क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय किया है उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय किया है उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि क्षैतिज परास। बहुत आसान है इसको निकालना, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। ओके, आपको कौन सी दूरी निकालनी है, आपको क्षैतिज दूरी निकालनी है, तो कौन सा वेग लोगे, आप क्षैतिज वेग लोगे। समय कितना लोगे भाई, जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतने समय में यो यहाँ से यहाँ भी तो पहुँचा है, ये वाली दूरी भी उतने ही समय में तय किया है, यानी आप कैपिटल T से इंटू कर दोगे। ux कितना है, वो u के इक्वल ही है, प्रारंभिक वेग के इक्वल ही है। कैपिटल T कितना है बच्चा, अभी हमने निकाला है √2h/g। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। कितना आसान है चीज़ों को समझना। r = u √2h/g, r हो जाएगा u इंटू √2h/g। जितने समय में आपका प्रक्षेप्य इस ऊर्ध्वाधर दूरी को तय किया है, जिसे आप उड्डयन काल कहते हैं, उड़ने समय में यो यहाँ से यहाँ भी तो पहुँचा है, ये वाली दूरी भी तो तय किया है। ऊर्ध्वाधर कितना दूरी तय किया, h, कैपिटल T समय में। क्षैतिज दूरी कितना तय किया, कैपिटल R, उसी समय अंतराल में। तो आपने निकाल लिया कैपिटल R, यही है क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, पृथ्वी की तल पर जब वो पहुंचता है तो कितनी दूर जाके गिरा है, इसे अब कहेंगे क्षैतिज परास। और अब चलिए हम बात करते हैं किसी भी क्षण
टी पर प्रक्षेप का वेग कितना होगा ये देख लेते हैं। प्रक्षेप का वेग किसी भी क्षण टी पर प्रक्षेप का वेग समझाते हैं, आपको समझाते हैं, समझाना ही तो हमारा काम है। ओके, ये हो गया, ये आपको मालूम है, ये x है, मालूम है ये y है, इसे आपने O लिया है। ओके, और ये कुछ ऐसे आके गिरेगा, ये भी सही है। अब मान लो कि t समय के बाद, जो कि आप पहले ही मान चुके हो, आपका जो प्रक्षेप है वो कहाँ पे है, बिंदु P पर है। इसका कोऑर्डिनेट है xy, यानी कि x दिशा में कितना दूरी, x दिशा में x दूरी, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना, y दूरी। मान लेते हैं कि यहां पर उसका वेग कितना है, यहां पर उसका वेग, ध्यान दीजिए इस ब्लू वाले लाइन पर उसका वेग v है। हम परिणामी वेग की बात कर रहे हैं, मान लिया उसका वेग कितना है, v है। ठीक है, तो भैया यहां पर उसके भी वेग के दो घटक मिलेंगे, एक मिलेगा इधर की ओर, एक मिलेगा इधर की ओर, मिलेंगे ना। यहां पर आपको वेग के दो घटक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इधर वाले को बोलेंगे आप vx, इधर वाले को बोलेंगे आप vy, उधर वाले को बोलेंगे आप vx, इधर वाले को बोलेंगे vy। जब ये गति कर रहा है तो क्षैतिज दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि इस क्षण t पर, जब वो यहाँ पर है बिंदु P पर, तो यहाँ पर दोनों दिशाओं में उसके वेग के घटक हैं, x दिशा में भी है, y दिशा में भी है। परिणामी आपने v लिया है, आपको परिणामी वेग निकालना है, तो पहले आप vx निकाल लीजिए। vx क्या ux के इक्वल ही होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, यानी कि x दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तो आपको पहले ही बताया गया है कि x दिशा वाली जो गति है, क्षैतिज दिशा वाली जो गति है, वो एक समान गति है। यानी जो वेग यहाँ पे था u, वही वेग यहाँ भी रहेगा, वही वेग यहाँ भी रहेगा। हर पॉइंट पर क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो कितना रहेगा, वो u ही रहेगा। ठीक है, तो vx को आप क्या लिख सकते हैं, u के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है ये। लेकिन जब हम बात करेंगे vy की, तो vy आप निकाल सकते हैं कैसे, uy प्लस ayt, गति का पहला समीकरण ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लगाया है, लेकिन मुझे मालूम है uy 0 है ay कितना है, g है, टाइम पहुंचने में t लगा है, तो vy कितना आ गया, vy इक्वल टू आ गया gt। और परिणामी कैसे निकालते हैं आप, परिणामी निकालना है v, परिणामी वेग की कैसे निकालेंगे, रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। v इक्वल टू रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो रूट ओवर vx कितना बचा, u का स्क्वायर प्लस vy कितना बचे, g है उसका होल स्क्वायर है। यानी कि वेग कितना आ गया, वेग आ गया रूट ओवर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। आप टाइम t का मान रखते जाइए, आपको किसी भी क्षण पर वेग मिलता जाएगा। आप t का मान रखते जाइए, आपको वेग मिलता जाएगा। v इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। और अब मान लेते हैं कि चलो ये है पृथ्वी का सतह। ओके ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जब वो पृथ्वी की सतह से टकराएगा, जब वो पृथ्वी की सतह से टकराएगा तो उसका वेग कितना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ये तो न्यूमेरिकल आ गया, यानी कि हमको यहीं पे मामला निपटाना पड़ेगा। हमारे पास जगह नहीं है, जगह बना लेंगे हम लोग, बना लिया, देखिए जगह इतना सारा बना लिया। लिखता हूं मैं, मुझे क्या करना है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने का वेग, यानी मैं ये निकालना चाहता हूं कि जब वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा तो उसका वेग कितना है। तो मान लीजिए कि वो पृथ्वी की सतह पे जब पहुंचा है उसका वेग u है, एक घटक वेग का इधर होगा, एक घटक वेग का इधर भी होगा। हमको फिर से क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। ये मैंने बोला ये v है ना, ये v है, मुझे परिणामी निकालना है। तो यार परिणामी तो मुझे मालूम है ना, v इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये चीज़ें तो नहीं बदलेंगी, आप चाहे यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए,
यू बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? समय बदलेगा। तो मुझे अगर यहां का वेग चाहिए तो क्यों ना मैं निकाल लूं कि यहां निकाल लूं, क्या मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं, क्यों ना मैं ये पता कर लूं कि यहां से यहां पहुंचने का समय क्या है। यहां से यहां पहुंचने के समय को हमने क्या बोला है? कैपिटल टी बोला है। तो बस हम यहां पे क्या रख देंगे? टी का स्क्वायर रख देंगे। यही तो है। अरे भाई ये है परिणामी वेग। किसी भी क्षण पे हम वेग निकाल चुके हैं, मुझे इस क्षण का वेग चाहिए। और ये क्षण कौन सा क्षण है? जब प्रक्षेप पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। तो जब मैं यहां पे टी का मान कैपिटल टी रख दूंगा तो मुझे यहां का वेग मिल जाएगा। इस कैपिटल टी का मान मालूम है मुझे। इस कैपिटल टी का मान हम निकाल चुके हैं। इस कैपिटल टी का मान कितना बच्चा? इस कैपिटल टी का मान है कितना? कैपिटल टी का मान, कैपिटल टी इज इक्वल टू है √2h/g रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h/g। क्यों हो गया? क्योंकि t का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या और भी कुछ कैंसिल होगा? g से एक g कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ गया? v इक्वल टू आ गया u स्क्वायर प्लस 2hg आ गया। तो ये कौन सा वेग है बच्चा? ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचने का वेग है। v इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस 2hg। आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, या फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां भी इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फिर जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन कि जमीन पर खड़े दैवी आपदा, कुछ बाढ़ या भूकंप कुछ आपदा आया हुआ है, से पीड़ित एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से भोजन पैकेट पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। खाना लेना है बेचारे को। हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। तो बना लीजिए पहले हेलीकॉप्टर का एक नीचे में कैसा कुछ होता है ना जिससे वो टिकता है। और चलिए ऐसा बना लेते हैं हेलीकॉप्टर, ये और ये बना लिया, पीछे में ऐसा कुछ जाता है ऐसा, और ये मैं बना लिया इसका पंखी घूम रहा है। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। ओके। और ये कौन से वेग से जा रहा है बच्चा? खिड़की बना लेता हूं। ये u वेग से चल रहा है। पीड़ित व्यक्ति उसी ऊर्ध्वाधर तल में खड़ा है। देखिए मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर, तो आपका आदमी जो है इसी तल में है। आदमी उस साइड नहीं है, आदमी इस साइड भी नहीं है, आदमी इसी तल में होगा। तो जब खाना गिराया जाएगा तो ये खाना कुछ इस प्रकार से पहुंचेगा उसके पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पहुंचेगा उसके पास। तो मान लेते हैं कि हमारा आदमी जो है इधर कहीं है, ये हमारा आदमी है। और मान लेते हैं वो यहाँ से गिराने वाली जगह से कितने दूरी पर है? और यहाँ से आल दूरी पर है मान लीजिए। ओके। तो देखिए अब क्या बोलता है, व्यक्ति से कितनी दूरी से भोजन पैकेट गिराया जाए ताकि वह उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। एक्चुअली में आपको ये ऊंचाई तो नहीं पूछा है कि भाई कितने ऊंचाई से गिराया जाए, वो तो है जितनी ऊंचाई पे उतनी ऊंचाई से ही गिराएगा। आपसे पूछा है ये वाला दूरी, कितनी दूरी पे गिराया जाए कि उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। आसान है। देखिए मैं अगर गड्डी का ड्यूटी समीकरण लगा देता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t², लेकिन किसके लिए लगाऊं मैं? ऊर्ध्वाधर के लिए लगाऊं तो y इक्वल टू हो जाएगा u/t प्लस 1/2 a/t² हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूं पहले ही। नीचे आने के लिए, यहां से पूरा नीचे आने के लिए कितना h दूरी तय करना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर दिशा का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है, आपको मालूम है। तो ये 1/2 ay कितना है? g है, t² हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो t का मान निकाल सकते हैं कि भाई कितने समय में खाना उसके बाद पहुँच जाएगा। तो ये आपको मालूम है कि 2h/g है और ये रूट भी रहेगा। t इक्वल टू √2h/g। और ये कितने डिस्टेंस पे बच्चा? ये r डिस्टेंस पे है। ये है ना r डिस्टेंस, देखिए ये r डिस्टेंस है ना बच्चा। तो आप चाहें तो इसको r का मान भी निकाल सकते हैं। ये r कितना आएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू कैपिटल T, यही होगा ना।
क्या होगा बच्चे, देखिए आर, ये दूरी कैसे निकालते हैं, ये तो क्षैतिज परास ही है, यहाँ से कितनी दूरी पे जाना है खाने को, क्षैतिज दूरी उसको आर तय करनी है, तो आर इक्वल टू यू इंटू टी, तो यू आ जाएगा, और कैपिटल टी देखिए यहाँ पे आया हुआ है रूट ओवर 2h/g, रूट ओवर 2h/g आया हुआ है, तो ये आर आ गया। तो अब अगर आपको ये दूरी निकालनी है, मान लीजिए इस दूरी को मैं कैपिटल डी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ तो क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। एच यानी कि कितना, एच को एच ही रहने दीजिए क्योंकि वो दिया हुआ है कि एच ऊंचाई पे है। आर का मान कितना रखेंगे आप, ये कैपिटल एच है ना, हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैपिटल एच है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा आर है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2h/g हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहां से अगर डी निकालना है आपको तो डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस 2h/g यू स्क्वायर। तो ये है दूरी, इस दूरी से खाना गिराना पड़ेगा। क्षैतिज दूरी पूछेगा तो ये है क्षैतिज दूरी, ऊंचाई ये है, ये यहां से लेके इस आदमी से इस हेलीकॉप्टर की दूरी है, यहां से अगर खाना गिराएगा तब उसके पास पहुंचेगा। आपसे ये पूछा है तो आप ये निकालोगे। और ये है हमारा अगला सवाल, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओके। ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर नहीं बनेगा तब आप वीडियो को स्टार्ट करिएगा आंसर जानने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए। पहले खुद से कोशिश करिए। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है, चलिए मान लीजिए कि ये चट्टान है, उसके खड़ी पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है भाई, ओके। यार वो छोटा हो गया क्या, चलिए हम सभी छोटे हैं यार, अगर हम ब्रह्मांड के मुकाबले में देखें तो हम बहुत छोटे हैं। तो ये एक आदमी जो कि एक चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से कितना ऊंचा है बच्चा, चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई 490 मीटर है, हाइट देख लीजिए। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। ये एक पत्थर फेंका ऐसे, ये आदमी भी यही है ना, ये आदमी भी कितनी ऊंचाई पर है, ये आदमी भी 490 मीटर की ऊंचाई पर ही है। ये फेंका पत्थर को कितने यू वेग से फेंका, यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख लेता हूं, यू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि क्षैतिज दिशा में फेंका है किसी ऊंचाई से, तो आप समझ जाएंगे कौन सा प्रक्षेप पे है, ये क्षैतिज प्रक्षेप पे है, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि भाई यू एक्स कितना होगा, यू ही रहेगा, 15 मीटर पर सेकेंड रहेगा। यू वाई कितना रहेगा, यू वाई तो 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अगर ए एक्स की बात करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ए वाई की बात करेंगे तो दिया ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। इतनी सारी जानकारी आपको पहले से ही मालूम है। चलिए, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, बिल्कुल हम नगण्य ही मान लेते हैं, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा। ओके, तो ऐसा कुछ, ये आपका पत्थर कुछ ऐसा जमीन पर पहुंचेगा, आपको पता करना है कि उसको जमीन की सतह तक आने में कितना समय लगा। आप चाहें तो डैट फॉर्मूला लगा दीजिए। डैट फॉर्मूला क्या है, कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g है। इस फॉर्मूले से आप डैट आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद रहे। ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट आपके साथ रहना चाहिए। ये फॉर्मूला लगा के आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। एस की वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जमीन पर पहुंचने के लिए उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ये 490 मीटर वाला दूरी तय करना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा गति का द्वितीय समीकरण, किसके लिए, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ये 490 मीटर है, यू वाई तो 0 है, 1/2 ए वाई कितना है 9.8 है, और टी का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी मिल जाएगा 10 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। टी इक्वल टू मिल जाएगा 10 सेकेंड, ये 2 से इंटू होगा, या 2 से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये 4.9 आएगा, और ये आपका इंटू हो जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी यहां से यहां पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगेगा,
10 सेकंड का समय लगेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं था। जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी, ये भी बताना है आपको कि जब वो जमीन से टकराएगा यूं को जाके जमीन से, चलिए ये था, आपने उसको कुछ ऐसा फेंका, वो जाके यहाँ पर जमीन से टकराया, आपको बताना है जमीन से टकराने का वेग कितना होगा, ये निकालना है आपको v। तो इधर भी कुछ वेग होगा, इधर भी कुछ वेग होगा, इधर वाले को आप vx ले लेते हैं, इधर वाले को आप vy ले लेते हैं। हालांकि इसका भी फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। जमीन से टकराने का वेग कितना बचा देख लीजिए, जमीन से टकराने का वेग है √u², √ जमीन से टकराने का वेग, जमीन से टकराने का वेग कितना होता है, v √u² प्लस 2gh होता है, ये होता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फॉर्मूला याद ना रहे, तो क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे भाई। यहां से यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, समय मैं मालूम है 10 सेकंड लगेगा, तो मैं 10 सेकंड के बाद ये vx निकाल लूंगा, 10 सेकंड के बाद ये vy निकाल लूंगा। 10 सेकंड के बाद अब जब बताइएगा 10 सेकंड के बाद vx कितना होगा, वो ux के इक्वल यानी u के इक्वल ही रहेगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है, यानी कि क्षैतिज दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये vx इतना ही रहेगा। vy निकाल लेंगे, uy प्लस u प्लस at ayt, ओके। यहां से यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, 10 सेकेंड, uy तो 0 है, प्लस ay कितना है 9.8 है, इंटू 10 कर दीजिए, 9.8 इंटू 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, vy आ गया कितना 98 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपके पास vx भी है, आपके पास vy भी है, सॉल्व कर लो ना यार। कैसे निकालेंगे आप v इक्वल टू मिल जाएगा √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी कि √ व्हाट इज vx 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 99 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। लेकिन फॉर्मूले के याद करने की चांसेस जो हैं बहुत कम रहती हैं। आप कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि प्रक्षेप गति क्या है, और हमने क्षैतिज प्रक्षेप को डिटेल में पढ़ा है, उसका पूरा गणितीय व्याख्या हमने किया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तिर्यक प्रक्षेप पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा।